स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दुनिया भर में सुर्खियों में है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ा हुआ तनाव कब और कैसे शुरू हुआ यह संघर्ष, इसके पीछे की असली वजह क्या है और दोनों देशों का इतिहास कैसा रहा है। और सबसे अहम सवाल, इस संघर्ष में अमेरिका की क्या भूमिका है। क्या अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है या फिर पर्दे के पीछे से खेल रहा है। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें ताकि आपको ये समझ में आए कि इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसको भारत को किस तरीके से देखना चाहिए, भारत को इससे क्या सीख मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, इसलिए आखिरी तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों 13 जून 2025 को इजराइल ने आज तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर किया है, जिसको उसने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया है। इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकों ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। खासकर ईरान में स्थित नतांज में जो यूरेनियम संवर्धन है, उस पर हमला किया गया है। इस हमले में ईरान के कई बड़े बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स के महानिदेशक कहें या इनके बिग ऑफिसर कहें, कमांडर जनरल हुसैन सलामी और जनरल बघेरी शामिल थे। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसका मंजर बहुत ज्यादा भयानक था। ईरान के विदेश मंत्री ने इसे सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा बता दिया, जबकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि यह परमाणु हथियार को रोकने का एक आखिरी उपाय था। इस युद्ध में मध्य पूर्व में तेल की कीमतों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों तेल की कीमतें लगभग 10% से ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से पूरे विश्व का 20 से 25% तेल गुजरता है, उसके बंद होने का खतरा है, क्योंकि वो ईरान के पास पड़ता है। अब ये संघर्ष सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच में नहीं रहा है, बल्कि ये अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति को भी खतरे में डाल रहा है। तो दोस्तों इस संघर्ष की जड़ क्या है, इसकी 3 मुख्य जड़ मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहला है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल मानता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम के थ्रू परमाणु बम बना रहा है या फिर कहें परमाणु हथियार बना रहा है, जो कि क्षेत्रीय संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है। 12 जून 2025 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको IAEA कहा जाता है, इसने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। यही कारण है कि इजराइल ने ईरान के नतांज पर हमला किया। लेकिन दोस्तों बता दूं कि ईरान इस बात को नकारता है और कहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्वक है, एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज होता है। दोस्तों अब जो दूसरी जड़ है इसकी लड़ाई की, अब उसकी बात करते हैं। दूसरा है आपका प्रॉक्सी युद्ध और क्षेत्रीय प्रभाव। दोस्तों प्रॉक्सी युद्ध मैं आपको बता दूं, जो मेरे दर्शक हैं, प्रॉक्सी युद्ध उस युद्ध को कहा जाते हैं जहां पर 2 बड़े बड़े देश आपस में न लड़कर छोटे छोटे देशों को या किसी आतंकवादी संगठनों को पैसा दे देते हैं और वो उनकी जगह पर लड़ते हैं, ताकि जब उनसे कोई नुकसान हो जाए तो वो ये कह सकें भाई हम थोड़ी ना है, ये तो ये लोग हैं, मतलब हमने तो अटैक नहीं किया है। और इस तरीके के प्रॉक्सी युद्ध अफगानिस्तान और वियतनाम में भी देखे गए हैं, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ भी उनको एज ए प्रॉक्सी वॉर की तरह यूज करता था। इसी तरीके से दोस्तों ईरान भी लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन का यूज करते हैं, इसी तरीके से गाजा में हमास का यूज होता है और यमन में हूती विद्रोहियों का यूज होता है। तो ये तीनों के तीनों संगठन कहीं ना कहीं फंडेड है ईरान के थ्रू एज ए प्रॉक्सी वार करने के लिए। अब दोस्तों आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिस पर 1200 लोग मारे गए थे। इसका सीधे तौर पर सपोर्ट ईरान ने किया था, हालांकि ईरान ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से सीधा मना कर दिया। यही कारण है कि इजराइल इन समूहों को कमजोर करने के लिए ईरान के ठिकानों पर हमला करता है। अब दोस्तों तीसरा जो रीजन है वो कहीं ना कहीं वैचारिक और धार्मिक मतभेद को लेकर भी है। 1979 की जो ईरानी क्रांति हुई थी, उसके बाद से ईरान ने इजराइल को एक नाजायज देश घोषित किया था और सीधे तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन किया था। ईरान का शिया इस्लामिक शासन और इजराइल का यहूदी शासन, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं धार्मिक मतभेद के चलते भी दुश्मनी बनाए रखते हैं।
लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि एक वो भी दौर था जब इजराइल और ईरान कहीं ना कहीं दोस्त थे। यानी एक वक्त ऐसा था कि इनके रिश्ते बहुत दोस्ताना थे। मैं बात कर रहा हूँ 1948 से 1979 के दौर की। दोस्तों मैं बता दूं कि 1948 में इजराइल के गठन के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम बहुल राष्ट्र था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। आफ्टर तुर्की, शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के समय में दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं आर्थिक और सैन्य सहयोग था दोनों के बीच। इजराइल ने तो ईरान का तेल खरीदकर उसको समर्थन दिया और ईरान कहीं ना कहीं इजराइल को अरब शक्तियों के संघर्ष से बचाए रखता था। ये दोस्तों पेरीफेरी सिद्धांत का हिस्सा था, जहां इजराइल ने गैर अरब देशों से दोस्ती अपनाई थी, जैसे आपके तुर्की, ईरान। अब बात करते हैं 1979 के बाद क्या हो गया ऐसा। 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। शाह को हटाकर अयातुल्ला खमनोई ने अपनी सत्ता संभाली और इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहा। ईरान ने फिलिस्तीन का समर्थन किया और इजराइल की वैधता को खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों ने अपने औपचारिक संबंध पूरी तरीके से खत्म कर दिए। अब बात करते हैं 1980 से 1990 के दशक की। ईरान इराक युद्ध दोस्तों आपको याद होगा, जो 1980 से 1988 के आसपास तक चला था। उस समय पर ईरान और इराक का युद्ध चल रहा था और इराक कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान दोनों का दुश्मन था। उस समय पर इजराइल ने ईरान को हथियार दिए थे, लेकिन 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद दोनों के रिश्ते फिर से टूट गए। दोस्तों खाड़ी का युद्ध आपको दोस्तों कुछ पता होगा, थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे दूं। इराक जब सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में था तो उस टाइम पर इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था और कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया था। तब जाकर अमेरिका और अन्य अरब देशों ने और भी बहुत सारे करीब 35 देशों ने मिलकर कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया था। इसी को 1991 का खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। बहुत तरीके के इसके नाम हैं, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। ये खाड़ी का युद्ध था। इसके बाद से फिर से इजराइल और ईरान का फिर से तनातनी हो गई इनके बीच में। इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ था इसको शैडो वार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अब 2025 से एक तरीके से खुला युद्ध बन चुका है। अब कोई शैडो वार नहीं है। दोस्तों मैं आपको पीछे ले चलता हूँ 1980 से 2000 तक। वहां पर प्रॉक्सी युद्ध का टाइम आ चुका था। 1982 में इजराइल के लेबनान पर आक्रमण करने के बाद ईरान ने लेबनान के अंदर हिजबुल्ला संगठन बनाया एक तरीके से, और उनको कहीं ना कहीं फंडिंग भी करते थे और अपने सैन्य हथियार भी देते थे। और इसी हिजबुल्ला को इन्होंने इजराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया। यही एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। 2006 के लेबनान युद्ध में ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, इन्होंने हिजबुल्ला को ट्रेनिंग और पैसे दिए थे, साथ ही रॉकेट्स भी दिए थे। अब शुरू होता है 2000 से 2010 के बीच का समय, जिस समय आपका जो है साइबर अटैक का समय आ गया था। 2010 में स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ माना जाता है। इसके जवाब में ईरान ने इजरायली दूतावासों पर अटैक करवाया था। और दोस्तों अगर आपको पता हो तो 2012 में जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था इजरायली दूतावास की कार पर, वो भी कहीं ना कहीं उसी समय पर हुआ था, इसी साइबर अटैक की वजह से। 2010 से 2020 के समय में तनाव और ज्यादा बढ़ता रहा दोस्तों। इसी समय पर दोस्तों इजराइल ने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मरवा दिया और साथ ही साथ सीरिया में भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने भी हिजबुल्ला और हमास के जरिए इजराइल पर हमले करवाए। फिर आता है दोस्तों आपका 2020 से 2024 का टाइम, जिसको एक तरीके से खुला टकराव कहा जा सकता है, यानी कोई प्रॉक्सी वार नहीं, सीधे तौर पर युद्ध। 2020 में इजराइल ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में अमेरिका का साथ दिया। 2024 में इजराइल ने सीरिया के अंदर इजरायली दूतावास पर हमला करवाया, जिसमें उनके 2 जनरल मारे गए। जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को 300 से ज्यादा ड्रोन और कई मिसाइलें दाग दी ईरान। और फिर आता है दोस्तों अंत में 2025 का नया चरण। 13 जून 2025 में इस संघर्ष को और नए स्तर पर पहुंचा दिया। ये पहली बार है कि इजराइल ने ईरान की मुख्य भूमि पर इतना बड़ा हमला किया है। अब दोस्तों यहाँ तक तो खत्म हो गई इनकी बात। अब बात करते हैं अमेरिका की क्या भूमिका है इस युद्ध को लेकर।
सबसे ऐतिहासिक ऐतिहासिक भूमिका समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य समर्थक है। हर साल इजराइल को 3.8 अरब डॉलर का सैन्य सामान देता है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते तो खराब हो ही चुके हैं। इसके बाद से अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए। 2018 में ट्रंप ने अपने आप को ईरान परमाणु समझौते से बाहर कर लिया। अब बात करते हैं अमेरिका की हालिया भूमिका की। 13 अप्रैल 2025 में जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, उस पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से अमेरिका ने मना किया है कि हमारी कोई सीधे तौर पर भागीदारी नहीं है इसमें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि इजराइल ने ये एक तरफा कार्रवाई की है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को खुफिया जानकारी और सैन्य उपकरण दिए हैं, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को दर्शाते हैं। थोड़ी सी दोस्तों बात करते हैं 2024 के हमले की। अप्रैल और अक्टूबर 2024 के दौरान ईरान ने जो इजराइल पर मिसाइल से हमले किए थे, उसको डायरेक्ट तरीके से अमेरिका ने रोक दिया था। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरानी जो ड्रोन थे और मिसाइलें थे, उनको मार गिराया था। इस पर अमेरिकी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि यह इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन था। अब बात करते हैं परमाणु वार्ता की। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ परमाणु वार्ता शुरू की, जो कि 15 जून को ओमान में होने वाली भी थी। लेकिन इजराइल के हमले ने इस वार्ता को पूरी तरीके से खराब कर दिया। हालांकि ट्रंप ने इजराइल के हमले की कहीं ना कहीं तारीफ भी की और ये भी कहा कि अगर ईरान नहीं मानता है तो उस पर भविष्य में और हमले हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस युद्ध में या इनडायरेक्ट? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या लगता है। दोस्तों, ये संघर्ष एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और इजराइल ने कह दिया है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। वैश्विक समुदाय, खास करके संयुक्त राष्ट्र, शांति की अपील कर रहा है हमेशा की तरह। लेकिन तेल की कीमतों में उछाल और अर्थव्यवस्था में जो ये अस्थिरता आई है, इससे पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं हताहत हो रहा है। दोस्तों, क्या ये युद्ध और बढ़ेगा या फिर कूटनीति का कोई रास्ता निकल सकता है? अगर आपके पास कोई रास्ता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इन सवालों का जवाब तो दोस्तों समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है, वो अभी जल्दी से खत्म तो नहीं होने वाली। इजराइल और ईरान का जो संघर्ष है, ये मध्य पूर्व की एक जटिल समस्या बन गई है। अमेरिका की भूमिका इसे और पेचीदा बना देती है। आपको क्या लगता है, क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? कमेंट में अपनी राय दें। और अगर ये डिटेल्ड वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस युद्ध में समझ सके कि वार से कोई हल नहीं निकलता। हमको टेबल का रास्ता अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।